हमें तो हमारे ऊपर तो आप क्वेश्चन दागेंगे, दागो मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन, दागो उनकी पार्टी के जो नेता है नड्डा जी के ऊपर क्वेश्चन, दागो अमित शाह जी के ऊपर क्वेश्चन, पूछो कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गई महंगाई, कहां गया काला धन, कहां गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहां गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहां गई अर्थव्यवस्था, कहां गया जो है रुपए का डॉलर के प्रति जो है मजबूत होना, कहां गई गंगा की निर्मल गंगा की सफाई, कहां गए 100 स्मार्ट सिटी, है मत किसी के अंदर, उनसे पूछे। लेकिन भाई चौधरी साहब ये काम नहीं चलने का, नहीं चलने का। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं 3 महान हस्ती, प्रोफेसर अमरेश यादव, डॉक्टर कुलदीप मलिक और उत्तम जी। पहचानते होगे, तीनों बहुत मशहूर शख्सियतें। सवाल बहुत छोटे और जवाब भी कोशिश मेरी रहेगी, और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि सवाल के जवाब जो है वो शॉर्ट में दें, ज़्यादा लंबे लंबे ना खींचें। मोदी जी के 400 पार। भाई बिल्कुल 400 हार है, क्योंकि मोदी जी पहले तो कह रहे थे कि 400 पार ऐसे सीना ठोक के मोदी की गारंटी, फिर आ गए वो सीधे हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान पे, मंगलसूत्र पे, और अब देखिए उनकी नीचता की पराकाष्ठा अब कहाँ आ गए भैंस पे, कि एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, एक भैंस कांग्रेस ले लेगी। प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं श्रीमान जी, प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट हार। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं। मैंने कही है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 400 पार। अब इन्होंने इतनी लंबी डायरी खोल दी है। आप कुलदीप मलिक जी से पूछेंगे 400 पार। देखे चो साहब, मोदी जी जो कह रहे हैं अब उन पे कोई विश्वास है नहीं। मोदी जी जो कहते थे 2014 में, तब लोगों को विश्वास था। अब तो जो 2014 में कहा, पता चल लिया जो कहा था वो तो हुआ नहीं, और पता नहीं क्या क्या कर दिया जो नहीं करना था। तो अब मोदी जी जो कह रहे उसका हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों पे कोई असर नहीं, उनकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। बताओ, ये कह रहे हैं गंभीरता से नहीं ले रहा। बताओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नहीं कह रहे हैं कि जो बिल्कुल उन्हें कोई गंभीरता से ना ले रहा। बताओ, कोई बात है? उत्तम जी, अब की बार 400 पार। हाँ, मोदी जी बहुत जिन ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे तो शुरुआत 400 से की थी। अब धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आते आते पहुंच गए मंगलसूत्र पर, हिंदू मुसलमान पर, पाकिस्तान पर, और अब आते भैंस पर आए हैं, और आते आते अभी चप्पल जूतों पर और आ जाएंगे मोदी जी। हम तो भाई परेशान है गे, पता नहीं जिन कहाँ से बात निकाल के लामे कि जी मंगलसूत्र 400 पार की मैंने बात करी है तो मंगलसूत्र की बात करने लगे, फिर गारंटी की बात करने लगे। मोदी जी के भाषण नहीं सुनते आप पूरी स्क्रिप्ट लेके आते हो। जो अमित मालवीय आपको स्क्रिप्ट दे देता है कि ये सवाल करने, वही है। मोदी जी के भाषण भी सुना करो। सोनिया गांधी के लिए कल किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र को लेके कैसे सवाल किए, वो भाषण भी सुन लिया करो चौधरी साहब। अगर आप वो भाषण सुन लेते तो आपको ये सब नहीं कहना पड़ता। अब तो डॉक्टर साहब ही सुन रहे हैं, बाकी और कोई नहीं सुन रहा। अगर हमका जो सवाल यानी तो सुनना ही बंद कर दिया। अगर हम कोई सवाल, आप जैसे लोग, अगर हम कोई सवाल करेंगे ना तो कहेंगे गोदी मीडिया, कि आप सरकार से सवाल नहीं करते। आपको सरकार से सवाल करने चाहिए, आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। हम भी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं, देश की जनता भी सुन रही है। प्रधानमंत्री लगे हुए हैं अपना झोला समेटने में, और आप कह रहे हो 400 पार। अरे अब तो प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है भैंस, और नीचे आते आते यहाँ तक मान लिया, उन्होंने समझ गए हैं। उन्होंने भी ये संदेश देना शुरू कर दिया है कि अब वो जा रहे हैं, उन्होंने अपना झोला समेटना शुरू कर दिया है। आपके थोड़ी देर में जो कहेंगे कि आपको भी लिफाफा मिलो होगा, मेरी जेब में को बीजेपी ने लिफाफा दे दिया होगा, देखो कि कहेंगे नहीं, बिल्कुल लिफाफा मिला है, इसीलिए तो एक तरफा बात कर रहे। आप विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री ने 2 चुने हुए मुख्यमंत्री क्यों जेल में डाल दी। क्यों ये 400 का, हमें ये बताओ, 400 का राग क्यों अलाप रहे हैं? 350 क्यों नहीं कह रहे? 300 क्यों नहीं कह रहे? 272 पे इनकी सरकार बन सकती है, जो मैंडेट के लिए 272 ही तो चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो 300 पार का हमें टारगेट है, क्योंकि कारण है ये है इसका कारण, क्योंकि इन्हें संविधान को बदलना है। संविधान अब तो बिल्कुल ही हद कर दी। अब तो बताओ, संविधान लेके भी आ गए लो साहब। संविधान बदलना, इसलिए 400 पार कह रहे हैं और इंडिकेशन दे रहे हैं जनता को कि हमें इसे बदलना है। आरक्षण खत्म करना, गरीबों का अधिकार खत्म करना, शोषित वंचितों का अधिकार खत्म करना। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं, और कांग्रेस अगर आ गई तो संविधान बदल देगी। भाई 70 साल जब कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, कुछ संशोधन हुए, और वो भी देश की भलाई के लिए। इन्होंने तो कमजोर करने का काम किया है, और ये तो बाकायदा कहते हैं छोटे बड़े मंचों पे कि हम आम आदमी
आदमी के अधिकार को छीनेंगे, मनुस्मृति लगाएंगे, हम निजी हाथों में देंगे देश को, सरकारी व्यवस्थाएं हम खत्म करेंगे, शिक्षा महंगी करेंगे, पढ़ाई महंगी करेंगे और आम आदमी का जीना दूभर करेंगे। ये बात तो ये कहते हैं। प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं संविधान बचाने की बात, और ये संविधान लेके घूम रहे हैं। नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, ये संविधान लेकर घूम रहे तो ये तो बिल्कुल जो है भाई जनता को अपने तरीके से जो है बताना चाह रहे कि आने वाले टाइम में क्या होना चाह रहा, क्या होने जा रहा। और मैं एक बात बता दूं, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वे तो प्रधानमंत्री वो काम करते नहीं, और जो वे नहीं कहते वे काम करे। नोटबंदी प्रधानमंत्री ने करी, कभी कहा था, उनके घोषणा पत्र में था। अरे मोदी जी ने तो ये कहा था कि 100 दिन में काला धन ले आओगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, राजनीति से अपराधीकरण खत्म कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे, ये कहा था मोदी जी ने। तो अब ये काम तो हुआ नहीं। इस अर्थव्यवस्था तो मजबूत है रही है ना। हाँ, बहुत देश बढ़िया। हाँ, देश मजबूत हाथन में है ना। अमेरिका से आगे निकल गए, चाइना से आगे निकल गए, जापान से आगे निकल गए, आप तो विश्व गुरु बन गए। चौधरी साहब कैसी बात कह रहे? ना ना ना, लिफाफा आ गया चौधरी साहब। 4 गुना हो गया, 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। 2014 से पहले 54 लाख करोड़ कर्जा था हमारे देश ऊपर। मजबूत हाथन में, देश मजबूत हाथन में। देश ऐसे मजबूत हाथों में है कि जो उस पिछले 60 साल में अंदर देश के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्जा था, अब जो है 200 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है कर्जा देश के ऊपर। और काम कुछ नहीं है। पहले वाली सरकारों ने कम से कम इसरो बनाया, एम्स बनाए, IITs बनाए, IIM बनाए, दुनिया भर के स्कूल कॉलेज खोले, सड़कें बनाई, और इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर भी देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। केवल अपने उद्योगपति मित्रों की जेबें भरने का काम किया है इन्होंने। आपकी सत्ता में श्री राम टेंट में बैठे हुए, अब भव्य मंदिर में बैठे हैं। भाई राम को धर्म और आस्था से जोड़ के रखो, उसे राजनीति में मत लाओ। राम जी के दरवाजे किसने खुलवाए थे? हमारी सरकार नहीं खुलवाए थे, और ये कोर्ट का डिसीजन था। राम जी भव्य मंदिर चौधरी में- साहब अलग अलग मंचों से कह रहा, इस देश की राजनीति में धर्म घुस गई, उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। और अब यहाँ हिंदुस्तान में भी देश की राजनीति में धर्म घुस रहा। राम को घुसा दो, हैं? मंदिर मस्जिद को घुसा दो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये देश कैसे चलेगा? कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? कैसे किसान जो है इस देश में सरवाइव करेगा? प्रति घंटा 1 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। है हिम्मत किसी मीडिया के अंदर आप बात करो? अरे आप तो किसान समुदाय से आते हैं, क्यों नहीं आप किसानों की बात करते? क्यों नहीं आप बेरोजगारी की बात करते? क्यों आप राम की बात करते हो? क्यों मंदिर की बात करते हो? क्यों मस्जिद की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप इस तरीके के मुद्दे। अरे मैं शिक्षक हूं, प्रोफेसर साहब खड़े, आप शिक्षा की बात करो। देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल, चौधरी साहब 80% शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया। देश के अंदर जो गुरु है, जो शिक्षक है, बात कंप्लीट होने दो, वे 55,000 रुपए में काम कर रहे। 55,000 रुपए में इस देश में जो मजदूर है वो भी 500 रुपए की धारी में अगर प्रतिदिन काम करे तो 1500 रुपए, 15,000 रुपए एक महीने में कमाता है। और देश का शिक्षक 5,000, 10,000, बात कंप्लीट होने दो। और ये कह रहे देश को विकसित बना देंगे, और आप जैसा भाड़ मीडिया आप इन्हें जो है समर्थन कर रहे, आप इनकी वाहवाह कर रहे। शर्म आनी चाहिए आपको भी, और शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के उन लोगों को भी जो इनके झांसे में फंस रहा है। नोएडा जैसी जगह में कितनी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और कई सारी यूनिवर्सिटी पढ़ा के दिखा दियो चौधरी साहब, अपने बच्चों को पढ़ा के दिखा दियो। इस यूनिवर्सिटी कितनी है? सरकारी कॉलेज मैं बताऊंगा, एक यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जाके देखो वहां पे कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आकर रात्रि में विश्राम करे। सारी सूचना है उनको। शिक्षा पे ये काम नहीं करते, स्वास्थ्य पे ये काम नहीं करते, बेरोजगारी पे ये काम नहीं करते। अगर ये काम कर रहे केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर पे और मस्जिद पे। लेकिन चौधरी साहब बताओ, रुक जाओ। 33,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों के पद खाली हैं। ये उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, कोई भी कॉलेज चले जाओ, वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षा के लिए फंड नहीं है। जो शोध कार्य होता है, जिसे रिसर्च कहते हैं, रिसर्च का फंड इन्होंने आधा कर दिया है। और मजबूर हैं पढ़े लिखे बच्चे हायर एजुकेशन को लेने के लिए बाहर जाने को मजबूर है। शिक्षा के स्तर को इन्होंने इतना गिरा दिया है कि शिक्षा अपने न्यूनतम स्तर पे है, और पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। IIT और IIM जैसे संस्थानों से OBC, SC, ST और दलित शोषितों के बच्चे एडमिशन वापस ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ फीस बढ़ा दी है। 200, 400% फीस बढ़ा दी है। MTech की फीस वहाँ पे 4 लाख रुपए कर दी है। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और नहीं पढ़ेगा तो मुख्य धारा में कैसे आएगा? आप बताइए। बहुत गंभीर बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, और ऐसी बात केवल और केवल पढ़े लिखे इंसान इस देश के अंदर कर सकते हैं।
आप रिसर्च के बजट की बात करो। आप जो है विकसित बनाना चाह रहे हैं, कोई भी देश अगर विकसित बना तो वो रिसर्च से विकसित बना। हमारे देश में जो बजट है, जो रिसर्च का बजट है, वो 1% से भी नीचे। आप अमेरिका की बात करो, वहां पे 33% जो है रिसर्च में बजट। आप चाइना की बात करो 23%, और ये कह रहे हम देश को विकसित बनाएंगे। चौधरी साहब, ये मोबाइल हूं, कंप्यूटर साइंस में मोबाइल ले रहा, कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर हूं। आज इस मोबाइल के अंदर जितना हार्डवेयर है, क्या हिंदुस्तान का है? नहीं है। जितने सॉफ्टवेयर है, क्या कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा नहीं। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे नहीं। सोशल मीडिया पे तो आप रहते हो, सोशल मीडिया का आप यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे हमारे नहीं। और हमें सपना दिखाया जा रहा कि हम विश्वगुरु बना देंगे। शर्म आनी चाहिए सपना दिखाने वालों को भी, और शर्म आनी चाहिए सपना देखने वालों को भी। बताओ, हमारे नहीं, मोदी जी दिन रात दिखाई दे रहे हैं ना, दे रहे बाप पे। मोदी जी दिखाई दे रहे, और कौन दिखाई दे रहा? और ये मोदी जी दिखाई दे रहे, यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मोदी जी भी कैसे दिखाई दे रहे? मोदी जी दिखाई देते, जो माइक आपने हमारे ऊपर लगा रखा, ये मोदी जी के ऊपर माइक लगता और मोदी जी अपने क्वेश्चनों के जवाब देते। मोदी जी के अंदर हिम्मत है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपनी बात रखे? मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्हें तो ये मुनि बाबा कहने लगे। वो मुनि बाबा, मुझे ध्यान है कि जब विदेश में जाते थे, प्लेन में इधर-उधर चलते थे, तब भी आप जैसे पत्रकारों से मुनि बाबा बात करते थे। और ये बक 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 करके ये प्रधानमंत्री बोलने वाले कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किसी मीडिया का जवाब दिया? अगर जवाब देंगे तो किसे देंगे? अक्षय कुमार को जवाब देंगे। वहां पे अक्षय कुमार पूछेगा कि भाई आम कैसे खाते हैं, और आप जैसे मीडिया तब भी इनकी तरफदारी करेंगे। मोदी जी के सिर के ऊपर जाकर चढ़ो, उनसे क्वेश्चन करो। हमारे से क्या क्वेश्चन कर रहे, पूछो। कहां गया काला धन, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गई? नु कहते राजनीति में अपराधीकरण को खत्म कर देंगे। कर्नाटक में गए, एक ऐसा भ्रष्टाचारी बलात्कारी, देश के अंदर सबसे बड़ा बलात्कारी देश का, जिसने मां का भी बलात्कार करा और बेटी का भी बलात्कार करा, और दोनों ने उसके ऊपर FIR जो है लिखवा रखी। उसके चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी कर्नाटक में जा रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत? आप मोदी जी से पूछे ऐसा जो है वो क्यों कर रहे हैं? हमने तो मोदी जी को सत्ता केवल परिवर्तन के लिए नहीं दी। इस देश की व्यवस्था को मोदी जी परिवर्तित करते, इसलिए हमने सत्ता उनको दी थी। लेकिन हिम्मत नहीं बची मीडिया वालों ने। थोड़ी सी शांति, नहीं शांति है। आपको बीबी बढ़ को देखो, देशभक्त हूं, ये अंदर से बात निकले। पैसा नहीं ले रखा किसी ने, अपनी ढबड़ी अपना राग अनाप रहा, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहा। मैं भी ऐसा ही था, इनके चंगुल में फंस रहा था, लेकिन मैं जागरूक हुआ। आज आपको जागरूक कर दूंगा और आप सारी जनता को जागरूक कर देंगे, ऐसा जो है मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी बात देखो दूर दूर तक जा रही है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पूरी की पूरी, लेकिन बीपी ना बढ़े। नहीं, बीपी नहीं बढ़े। अरे चौधरी साहब, बीपी कैसे बढ़ जाएगा? पर मैं कह रहा, आप इनकी तरफदारी ना करो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हम। मेरे सवाल पूछने को अधिकार है, मैं सवाल तो पूछ सकूं ना। नहीं, लेकिन सवाल से सब कुछ झलक रहा है ना कि आप किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा, आप भी असली मुद्दों की बात करो। आप हमारे से शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप मुझे पूछो। मैं प्रोफेसर खड़ा, डॉक्टरेट है कंप्यूटर साइंस में, बराबर में छोटे भाई प्रोफेसर खड़े, PhD है जो है इनकी, जो है फिजिक्स में। कोई शिक्षा का क्वेश्चन करा आपने? एजुकेशन का क्वेश्चन करा? आप एक बार बता, मेरी बात सुनो। इस देश को अगर विकसित बनाना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कान खोल कर सुन ले। मोदी जी, अगर आपको देश को विकसित बनाना, तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको शिक्षकों के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। है आपके अंदर हिम्मत? आप मोदी जी से पूछे। मैं फिर कह रहा, देश के अंदर 55,000 रुपए में शिक्षक काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षक पढ़ा नहीं सकते, उनका लालन पोषण भी अच्छे से नहीं कर सकते, और ये कह रहे हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। और आप यहाँ मोदी जी के कसीदे हमारे सामने पढ़ेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके क्वेश्चन का हम जवाब देंगे चौधरी साहब, और आप हमें कहेंगे कि हमारा बीपी बढ़ रहा। बीपी अगर हमारा नहीं बढ़ेगा और किसका बीपी बढ़ेगा? 5,000 के जो शिक्षक हैं ना, वो फिर भी बटन जो दबा रहे हैं वो कमल को ही दबा रहे हैं। बस ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, मैं स्वीकार रहा इस बात को। लेकिन मैं भी शिक्षक था, मैं भी इनके चंगुल में फंस रहा था, मैं भी चंगुल से निकल गया जैसे डॉक्टर कुलदीप मलिक निकल गया। एक दिन सारे शिक्षक ऐसे निकलेंगे, और शिक्षकों के पीछे पीछे आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश की राजनीति में चौधरी साहब शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। याद करो, जब यह देश आजाद हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक समाज से थे, उनको देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया, फिर दूसरा राष्ट्रपति उनको बनाया गया। उनके नाम पे पूरे देश के शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये देश की राजनीति में आने वाले समय में फिर शिक्षकों का बोलबाला होगा, और ये देश की राजनीति फिर शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमेगी। जिस दिन देश की राजनीति शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, ये मोदी जी के ने जो हवा भाई लोगों को बहला रखा, फुसला रखा
किसी को मंदिर का लालच है, किसी को कहीं का लालच। अरे क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, अब देश का शिक्षक भी समझ गया। और मैं तो खुशी है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस देश में क्रांति लाने वाले लोग हैं, शायद डॉक्टर कुलदीप मलिक के थ्रू और ये जो सारी टीम है इनके थ्रू देश के अंदर क्रांति आएगी। देश की राजनीति में शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, जो है मजदूरों की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी। अब ये जो नकली मुद्दे हैं देश की राजनीति में धीरे धीरे खत्म हो गए। अब और हमने तो चाट मार के दिखा दी, दो चरण का चुनाव हो गया, इनका चाट लगली भारतीय जनता अब अब ऐसे मत कहियो कि मैंने मौका ना दिया, आपने पूरी बात रखी नहीं, है। हमने और एक और बात है, तो एक और बात है कि डॉक्टर साहब की जितनी अंदर की बात बाहर आ गई है तो चेहरा पे नूरानी खिल गई है। देखो मूछें भी बिल्कुल खड़ी है गई हैं। ये फिल्म में सुनिए ना कि मूछें हो तो ऐसी नथुलाल जैसी। मलिक साहब हम सवाल कर रहे हैं, गुस्सा मत हुए करो आप। नहीं चौधरी साहब, मैं गुस्सा नहीं होता, लेकिन क्या करूं, ये अंदर के भाव है। अरे कोई ऐसा काम करके तो देखे, अपने परिवार को सैक्रिफाइस कर रहा है डॉक्टर कुलदीप मलिक, अपने माँ बाप को खोया इस डॉक्टर कुलदीप मलिक ने। जो मैं काम कर रहा, कोई देखे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक कितने कम संसाधनों में किस किस तरीके से काम कर रहा। कोई डॉक्टर कुलदीप मलिक की पीड़ा को जानकर तो देखे। जब कोई डॉक्टर कुलदीप मलिक की पीड़ा को जानेगा और इस देश के दुख और दर्द को समझेगा तो हर कोई इंसान डॉक्टर कुलदीप मलिक बनकर खड़ा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से विश्वास दे रहा कि एक दिन घर घर में हिंदुस्तान के, ये तो ऐसे ही कह रहे थे घर घर मोदी और हर हर मोदी, एक दिन हिंदुस्तान के घर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होंगे और इस देश की राजनीति से जो नकली मुद्दे हैं इनको खत्म करेंगे और देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे मलिक साहब जो अपनी बात को कह रहे हैं बड़ी दमदारी के साथ, हालांकि हमारे तीनों मेहमान ही अपनी बात को बड़ी दमदारी के साथ कह रहे हैं, लेकिन मलिक साहब के बारे में मैं स्पेशल तौर पे बता दूं कि नोएडा के अंदर मलिक साहब ने छोटे छोटे पौधा जो लगाए हैं आज वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए और लोग उनकी छाया को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिन रात मलिक साहब अपनी शिद्दत के साथ छोटे छोटे पीपल और बरगद के पेड़ लगाते रहे और बहुत ही चर्चित हैं। पौधा लगाने में बहुत ही इनको उत्साह है और बहुत इनको मन है। मलिक साहब मैंने आपकी ये बात भी रख दी है, जो मेन काम आप जनता के नहीं है, देश के नहीं कर रहे हो, ऑक्सीजन को काम नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस मेन काम के अलावा भाई मेरा तो केवल और केवल जीवन का एक ही मकसद है कि राजनीति असली मुद्दों पे हो, ये नकली मुद्दों की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर राजनीति बिल्कुल ना हो। यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया हिंदुस्तान से कितने जो है बच्चे बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल वर्तमान समय में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे वो हिंदुस्तान के, यानी कि चाइना को भी हिंदुस्तान ने पीछे पछाड़ दिया। क्यों भाई, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित नहीं कर सकते? हमारा देश जब विश्वगुरु था, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को सुने कि जब यह देश विकसित था, जब यह देश विश्वगुरु था, जब विश्व में हमारा डंका बजता था तो तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। विदेशों से बच्चे छात्र छात्राएं यहां पढ़ने के लिए आया करते थे और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निम्न स्तर पे है और उसी का ही परिणाम है कि हिंदुस्तान से बच्चे जो है विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे बच्चे कौन है? आप चौधरी साहब ये भी देखो, ये सारे के सारे अमीरों के बच्चे हैं, सारे नेताओं के बच्चे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं। हम और आप तो अपने बच्चों को वहां भेज नहीं सकते। अब इनके बच्चे तो पढ़ेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, वे बड़ी बड़ी जो है कंपनियों में नौकरी करेंगे और हम कहां जाएंगे? हम मंदिर में घंटा लाएंगे हैं? तो ये तो देश का बेवकूफ बना रहे चौधरी साहब, कृपा करके। मालिक साहब ने जो एक बात कही है पढ़ाई लिखाई की और बच्चन की बात कही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मिडिल क्लास के नहीं है। मेरी कई बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको कहना है कि स्कूलन की छोटे छोटे बच्चन की स्कूलन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल में, 10-10, 20-20, 30 हज़ार रुपया, और ड्रेस भी निश्चित है कि फलानी जगह ही ड्रेस मिलेगी, किताब जो है वो भी निश्चित है कि वो पर्टिकुलर एक ही जगह मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है और या की वजह से जो मिडिल क्लास है वो घनों ही परेशान है। और सरकारी तो आपको मालूम ही है कि सरकारी स्कूलन की स्थिति क्या है। तो उत्तम जी ते भी थोड़ी अब बात जब पढ़ाई लिखाई की है तो शिक्षा की बात है या मिडिल क्लास में दिक्कत है। जो प्राइवेट स्कूल है
बहुत महंगे हैं और मिडिल क्लास उन्हें अफोर्ड नहीं कर वहन नहीं सकता। कर सकता। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दिक्कत है ही। बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये जो सरकारें पिछले समय से सत्ता में आई हैं, ये लगातार इस खाई को बढ़ाती चली आ रही है। ये पूरा इस बात का इंतजाम कर रही है कि गरीब आदमी के बच्चे ना पढ़ पाएं, जिससे कि इनको इनकी जैसी मानसिकता के लोग, इनके चंगुल में फंसने वाले लोग आसानी से मिल सकें, जो धर्म, जाति और संप्रदाय के चक्कर में पड़े रहें और अपनी बच्चों के भविष्य को बनाने की दिशा में सोच ना पाएं और वो इनके मानसिक गुलाम बन के रह जाएं। इसीलिए ये ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाए और इनके अनपढ़ टाइप के लोग इनको मिलें, जिस तरह के ये खुद जिस तरह के लोग हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी कहते हैं कि ये लगभग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये चाहते हैं कि उसी तरह के लोग रहें जिससे कि इनकी बातों में ये फंसे रहें और आगे के लोग, अगली पीढ़ी जो पढ़ ना पाए। राजनीति ते बड़ी मुश्किल से लाया हूँ मुद्दा को लपेट के इंगे को, अब फिर दोबारा ते मामले को गर्म करूं। परिवर्तन नजर आ बिल्कुल होगा, परिवर्तन है, सुनिश्चित हो चुका है, तभी प्रधानमंत्री जो है गारंटी से सीधा हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। और दूसरी बात जो बाकी जो दोनों लोगों ने कहा है कि शिक्षा से ये लोग क्यों लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ और धर्म की तरफ, क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित होगा, अगर युवा शिक्षित होगा तो वो सरकार से सवाल करेगा। और मोदी जी नहीं चाहते कि बच्चा जो हमारा जो जनता है वो सरकार से सवाल करे, इन्हें सवालों से डर लगता है। और यही आप अब सवाल की बात कर रहे हो, आप सवाल की बात कर रहे हो ना। और इवन इन्होंने यूट्यूब से डिसलाइक बटन हटा दिया। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन जन की बात सुनना नहीं चाहते। अब आप सवाल की बात कर रहे हो तो मैं सवाल की ही बात करूंगा। शहरन के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं सब पढ़े लिखे लोग ही हैं, अधिकतर शहरन में पढ़े लिखे लोग ही हैं और वहाँ बीजेपी मजबूत है, ये आप भी मानो। सच्चाई नहीं दिखा रही है, बात वहीं जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ा लिखा आदमी जो है वो टीवी देखता है और टीवी पे सुबह से लेके शाम तक क्या चलता है बताओ? हिंदू मुस्लिम, वही आपने शुरू किया। जब हमारी आपकी डिबेट शुरू हुई तो हिंदू मुस्लिम पे ही शुरू हुई। वो तो मलिक साहब आपको खींच के लेके आए शिक्षा पे, फिर आपको समझ में आया कि नहीं साहब, हाँ हम डाइवर्ट हो गए थे, जबकि ये काम आपका होना चाहिए था। आपको सवाल शुरू करना चाहिए था शिक्षा पे, रोजगार पे, और आपको ये बात करनी चाहिए थी कि क्या वजह रही कि मोदी जी रोजगार देने में विफल रहे, क्या वजह रही कि मोदी जी ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया। अब हमें ये बताइए 2014 से पहले हमारे देश के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी, आईआईएम और जेएनयू जैसे, वो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में उनका नाम आता था। और अब आज की तारीख में विश्व के जो प्रतिष्ठित 200 विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारे देश का कोई भी नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। बताओ मैं क्या करूं जब लोगों ने पहले मंदिर ही पसंद है, पहले मंदिर ही पसंद है, तो मैं क्या करूं? मैं बात नहीं करना चाहते, लोगों को मुद्दे पसंद हैं। आप जो लोगों को दिखाएंगे लोग वही देखेंगे, आप मंदिर दिखाएंगे तो लोग मंदिर देखेंगे। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप कोशिश नहीं कर रहे, आपकी कोशिश जो है साहब वो एक तरफा है। आप लोग, सिर्फ आप नहीं, आप जैसे जो मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे, शिक्षा रोजगार पे सवाल नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे सवाल नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं कर रहे। समस्या सिर्फ यही है। अभी एक और समस्या है। आप देखो, इनकी बात हम इंसू कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी हमें ही पकड़ रहे हैं, फिर भी हमें ही पकड़ रहे हैं, फिर भी हमें ही पकड़ रहे हैं। मोदी साहब ने भी जरा रुक जाओ, यूं संविधान ले रहा और बात शिक्षा की हो रही, और पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर कुलदीप मलिक को जाना जा, अलग अलग टीवी चैनल पे बैठूं और जितने भी मीडिया में जानने वाले, मैं सबको कहूं कि भाई कभी शिक्षा पे डिबेट हो तो मुझे बुलाओ। लेकिन 10 साल से बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा, किसी भी बड़े टीवी चैनल पे आज तक शिक्षा को लेकर डिबेट नहीं हुई। और ये संविधान में ले रहा, इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, हिंदुस्तान के लोग सुने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये आप दहाड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल मैं शिक्षित हूं ना, पढ़ा लिखा, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हूं, इस वजह से दाड़ रहा। प्रोफेसर साहब इस वजह से दाड़ रहे, फिजिक्स में पीएचडी है। लिखा व्यक्ति सवाल करेगा जो पढ़ा, लेकिन पहले गरीब का बच्चा इस शिक्षा का दूध पीता था, दाढ़ता था। अब गरीब का बच्चा शिक्षा का दूध ही नहीं पीवे, कैसे दाढ़ेगा वो? ये बताए। बड़ा वाजिब प्रश्न आपका था कि शहरों में तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर शहरों में बीजेपी क्यों आगे है? वैसे तो 2014 के बाद से आप परिवर्तन देख सकते हैं, वोट परसेंटेज में गिरावट आएगी, लेकिन ये बात आपके बिल्कुल जायज़ है। क्या है, गांव देहात से गरीब लोग आते हैं,
शहरों में मोटे पेट वाले लोग पहले से बैठे हुए हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, उन्हीं के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। परंतु फिर भी 2014 के बाद से अब शहरों में भी पढ़े लिखे तबकों में एक इंटेलेक्चुअल तबका है और एक जो शहरों में रहने वाला, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो बिजनेस व्यापार में बहुत आगे हैं। व्यापारी तबका जो है, चाहे उसे नुकसान हो रहा है पर फिर भी उसे बहुत सारी छूट इस सरकार में मिली हुई हैं जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए, और इसीलिए वो अभी भी इस सरकार से भरोसे की तरफ इनकी तरफ अभी भी है। लेकिन आप एक फ़र्क देखेंगे, आप पिछले चुनाव में यूपी और बिहार की पिछली विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट, जो कि जाहिर तौर पर पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, पोस्टल बैलेट में बिहार में भी और यूपी में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी है। केवल ईवीएम के द्वारा शहरों में किसी तरह से जिन्होंने जाति धर्म संप्रदाय की बातें करते हुए इन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया है, वही तबका अब इनके साथ है। आप आने वाले समय देखिए, गांव हो चाहे शहर हो, पढ़ा लिखा तबका इस सरकार के खिलाफ जाएगा और अब धीरे धीरे खिलाफ होता जा रहा है। अब देखो, बात धीरे धीरे आने वाले समय में ईवीएम पे भी आवेगी। आज नहीं, कल ईवीएम पे भी आवेगी। लेकिन हमारे तीनों जो मेहमान हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि बदलाव होगो या नहीं होगो, या फिर मलिक साहब हमारे ऐसे ही लाल पीले होते रहेंगे। ईवीएम की बात सुन लो तुम। ईवीएम की बात, लोग कहे ईवीएम को हैक कर रखा, मैंने कह रहा ईवीएम की हैकिंग छोड़ दो, यहाँ तो लोगों का दिमाग हैक कर रखा है इन्होंने। इस दिमाग के हैकिंग से बाहर आ जाओ तो ये हिंदुस्तान वाकई में विकसित बन जाएगा। अदरवाइज मोदी जी या किसी नेता के कहने से यह देश कभी विकसित नहीं बन सकता। हमें इस दिमाग की हैकिंग को रोकना पड़ेगा। ये भी एक गंभीर मलिक साहब ने एक बात और कह दी लास्ट में कि दिमाग की हैकिंग को रोकना पड़ेगा। तो साहब, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत, और नई वीडियो में फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर तीनों के तीनों हम साथ हों, यानी कि हम चारों साथ हों, और दर्शकन तक आपकी बात को मैं ज़्यादा ज़्यादा पहुंचाता रहूं और आपकी गाली खाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए आपने, मीडिया वाले कितनी अच्छाई कर लो लेकिन बुराई जरूर मिलनी है। कोई बात नहीं, देश के नहीं है, सब कछु करेंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।